So, a very good morning, guys. Today, we'll be starting our newspapers analysis once again. So, आज हम 8 मई 2024 का द हिंदू डिस्कस कर रहे होंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, we will be only discussing the relevant topics which are important for our examination perspective. So, जो सबसे पहला आर्टिकल आज हम द हिंदू में डिस्कस करेंगे वो है वेस्ट नाइल फीवर के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। ये आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि केरला में आप देखेंगे कि एक केरला की जो गवर्नमेंट है उसने एक अलर्ट इशू किया है वेस्ट नाइल फीवर के बेसिस पे कि क्या है वेस्ट नाइल फीवर। सो मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। सो वेस्ट नाइल फीवर एक मॉस्किटो के द्वारा फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। आप देखेंगे कि ये क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज के द्वारा होता है। सो अगर आपसे स्पीसीज के बारे में पूछा जाए सो दिस इज क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज। ठीक है। और डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि दिस हैपेंस व्हेन दे फीड ऑन इन्फेक्टेड बर्ड्स, यानी कि ये मॉस्किटोज एक सर्टेन काइंड ऑफ बर्ड्स हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं इस वेस्ट नाइल वायरस से। मॉस्किटोज उन बर्ड्स को काट लेते हैं या उनके कांटेक्ट में आते हैं और वो वहां से मॉस्किटोज में आता है और मॉस्किटोज से जब मॉस्किटोज इंसान को काटते हैं तो वहां से वो ट्रांसमिशन फैलता है। अभी तक हमें कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिला है, जैसा कि हमें कोविड वायरस में देखने को मिल रहा था कोरोना के टाइम पे कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी हमें वेस्ट नाइल फीवर का देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा चिंता का विषय ये हमारे लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक तो ये है कि इसका कोई वैक्सीन अभी ह्यूमंस के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं तकरीबन 80% ऑफ द पेशेंट्स दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स, राइट। तो इस वजह से ये एक मेजर कंसर्न हो जाता है कि आप सिम्टम्स ही आपको नहीं आ रहे होते हैं कोई। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मेजरली दे आर सिमिलर टू जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो आप जानते होंगे मस्तिष्क ज्वर एक बीमारी है, खास करके इंडिया के नॉर्थ या पूर्वांचल क्षेत्र जिसे बोलते हैं वहां पर बहुत ये बड़ी एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है, हेल्थ कंसर्न है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इसके हाई फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस यानी कि आपके गर्दन का थोड़ा टाइट हो जाना, स्टिफ हो जाना, डिसोरिएंटेशन, स्ट्यूपर, स्ट्यूपर का मतलब होता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस जो होती है, सो दैट इज बेसिकली नोन एज ग्रेट लैक ऑफ इंटेलिजेंस का दिखाना, आपको इंटेलिजेंस गायब होने लगती है। कोमा आप सब जानते हैं, ट्रेमर्स यानी शॉक्स, कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स में क्या होता है कि बहुत ही क्विकली आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगते हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी शेक करने लगती है। मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस, पैरालिसिस भी आप जानते हैं, राइट। सो बेसिकली इस आर्टिकल से हमें इतना ही जानना था कि वेस्ट नाइल फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो के काटने से होती है, वेस्ट नाइल वायरस से होती है। सिम्टम्स की बात हमने की, वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। वेस्ट नाइल वायरस बर्ड्स में होता है, बर्ड्स से मॉस्किटोज में आता है, मॉस्किटोज से काटने की वजह से ये ह्यूमंस में आता है। क्यूलेक्स स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज इसको फैलाते हैं, राइट। सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हमने कंप्लीट किया। अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। आज मैंने आप देखिए न्यूज़पेपर में सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को लिया है जो हमारे लिए रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट हम सीधा एडिटोरियल की तरफ आते हैं। आप देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की डेट में हमारे पास एक आर्टिकल आया है जो कि एडिटोरियल भी है। डिग्निफाइड पीसफुल पासिंग इज एवरीवन्स राइट। गाइस, डेथ जो कि एक इनएविटेबल फैक्ट है ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में या फॉर दैट मैटर एवरीबॉडी जो लिविंग है, एवरीथिंग दैट इज लिविंग उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डेथ एक इनएविटेबल फैक्ट है, जैसा कि ऑथर भी कहते हैं। ये डॉक्टर एम आर राजगोपाल और डॉक्टर पार्थ शर्मा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एनलाइटिंग आर्टिकल हमारे लिए लिखा है। आप देखिए कि सोसाइटी में किस तरीके का अभी माहौल चल रहा है डेथ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, उससे बहुत ही सुलझा हुआ आर्टिकल लिखा हुआ है। शुरुआत ये करते हैं एक स्टोरी से। यहाँ पर ये रोनाल्ड रीगन, आप जानते होंगे कि 40th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहे। 2004 में 93 इयर्स ऑफ एज में उनकी डेथ हुई।
जब उनकी डेथ हुई तो वो अपने फैमिली से सराउंडेड थे, राइट। ही हैड डिमेंशिया, 9 इयर्स तक उनके पास वो डिमेंशिया से पीड़ित रहे। डिमेंशिया इज ए इम्पेयर्ड एबिलिटी टू रिमेम्बर, थिंक और मेक डिसीजंस। इसमें डिमेंशिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता ये बहुत कम हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे अल्जाइमर एक डिजीज है, तो अल्जाइमर इज अ काइंड ऑफ डिमेंशिया। तो 9 वर्षों तक रोनाल्ड रीगन, जो कि 40th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे, वो डिमेंशिया से पीड़ित रहे। अ, लेकिन एक चीज आप नोटिस करिए, ऑथर इसमें आगे ये कहते हैं कि नैन्सी रीगन जो उनकी वाइफ रही, उन्होंने उनके लास्ट मोमेंट्स को, जब वो उनकी डेथ हो रही थी, उनके लास्ट मोमेंट्स को बहुत ही पीसफुल डेथ हुई उनकी, और उसको उन्होंने द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ही कुड हैव गिवन हर। यानी कि उन्होंने कहा कि उनकी पीसफुल डेथ जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ये हम आगे देखेंगे। ऑथर जो है वो इसको कंपेयर करते हैं फिर हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जी के कॉन्टेक्स्ट में, जो 2018 में जिनकी डेथ हुई। इसमें ये बताते हैं कि द लास्ट 35 डेज ऑफ हिज लाइफ, अटल बिहारी वाजपेयी जी कम से कम 8-9 सालों तक वो पीड़ित रहे। अपने स्ट्रोक के बाद उन्हें थोड़ा नॉन एम्बुलेंट हो गए थे वो, और अपने जीवन के आखिरी 35 दिनों में वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स दिल्ली में आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर जिंदा रहे। ठीक है। आगे ऑथर ये दोनों कंपैरिजन करने के बाद बताते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, डेफिनेटली ने बात की कि ये तो एक सर्टेनिटी है लाइफ में कि डेथ तो होनी ही होनी है। बट मुद्दा ये है यहाँ पर कि अगर आप किसी इनक्यूरेबल डिजीज यानी कि कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका क्योर नहीं है मॉडर्न साइंस के पास या मेडिकल साइंस के पास, उस परिस्थिति में आप ये बात जानते हुए कि आपके पास उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप अपने आखिरी वक्त को कहां पर और कैसे गुजारना चाहेंगे? क्या आप अपने आखिरी वक्त को अपने परिवार के बीच में गुजारना चाहेंगे, अपने उन लोगों के बीच जो आपसे प्यार करते हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं, या फिर आप किसी अस्पताल के आईसीयू यूनिट में आपके हर बॉडी ऑर्गन को लाइफ सपोर्ट पे रखा जाए, आपके मुंह में, आपके बाकी शरीर के हर अंग को कहीं ना कहीं से किसी न किसी मशीन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा हो, क्या चूज करेंगे आप? ये एक वाइटल डिस्कशन, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और डिबेट ऑथर सोसाइटी में लाना चाहते हैं। आगे वो कंपेयर करते हैं इन वेस्ट और इंडिया, कि वेस्ट और इंडिया का जो कंपैरिजन है कि वेस्ट में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है। सो वो कंपैरिजन ऐसे शुरू करते हैं कि वो बात करते हैं एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स, एएमडीज की। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली लिविंग विल होते हैं। लिविंग विल मतलब जब आप जीवित हैं, मेंटली कॉम्पिटेंट हैं, जब आपके मेंटल कंडीशंस फिट हैं, उस समय आप ये बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी मृत्यु को पसंद करेंगे। यानी कि जब आपका लास्ट टाइम आ रहा होगा, जब आप की मृत्यु होने वाली होगी, तो वो किस तरीके से होगी ये आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको हम एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव कहते हैं। वेस्ट की बात जब ऑथर करते हैं तो उसमें कहते हैं कि टर्मिनली इल पीपल, टर्मिनली इल मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनका इलाज मेडिकल साइंसेज में नहीं है। ठीक है। तो terminally ill people are allowed to die a natural death by taking them off life support systems if the likelihood of a return to a reasonable quality of life is low। इसमें अगर आपको एक रीजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ में वापस आना मुश्किल है किसी टर्मिनली इल बीमारी की वजह से, किसी गंभीर रोग की वजह से, इस कंडीशन में जितने भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली हटा दिया जाता है, ताकि आप एक डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड डेथ की तरफ बढ़ सके। आगे ऑथर कहते हैं कि एक स्टडी है, एक स्टडी में पब्लिश ये हुआ है कि यूरोपियन आईसीयूज यानी कि जो यूरोप की आईसीयूज हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, उसमें जो लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में जिनकी डेथ होती है वो तकरीबन सिर्फ 10% ऑफ सच केसेस होते हैं। तकरीबन 10.3% ऑफ सच केसेस होते हैं। रिमेनिंग केसेस में क्या होता है? आर्टिफिशियल सपोर्ट मेजर्स या तो हटा दिए जाते हैं या तो विड्रॉ कर लिए जाते हैं, और उनको पैलिएटिव केयर से, पैलेटिव केयर का मतलब स्पेशल मेडिकल केयर दी जाती है उनके पेन को कम करने के लिए, और जो अदर सिम्टम्स होते हैं किसी गंभीर बीमारी में उनको कम करने के लिए, ताकि आपकी जो डेथ हो वो कुछ डिग्निटी से हो सके, राइट। सो राइट टू डिग्निटी
आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो राइट टू डिग्निटी की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस इंटरप्रिटेशंस में ये भी कहा है कि राइट टू लाइफ इन्वॉल्व्स राइट टू डिग्निफाइड डेथ ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल आपके लिए आर्टिकल 21 से भी रिलेट किया जा सकता है और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने मेंस के किसी आंसर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कंपैरिजन में हमें क्या देखने को मिलता है कि इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ पेशेंट्स जो इनक्यूरेबल किसी क्रिटिकल इलनेस से फाइट कर रहे हैं, यानी कि किसी ऐसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं जिसका क्योर नहीं है, जिसका इलाज नहीं है, 70% ऐसे लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में, आईसीयू में उनकी डेथ हो जाती है। और जब आपकी डेथ आईसीयू में होती है, आप किसी क्रिटिकल बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपकी फैमिलीज जो है, बहुत इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द फैमिलीज आउटसाइड क्राउडेड एरिया लेफ्ट टू डील विद हेफ्टी हॉस्पिटल बिल्स। आप आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई अलाउड नहीं है आपसे मिलना वहां पर, आपके पूरे सपोर्ट सिस्टम आपको लगा रखा गया है, और आपकी जो फैमिली है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाली जगह पर, हॉस्पिटल के अंदर बिल्स पे कर रही है। और उसके पास अब आपकी डेथ के बाद या उस वक्त जब आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं, परेशान होने का, ग्रीव ग्रीव का मतलब दुख व्यक्त करने का, संवेदना व्यक्त करने का वक्त ही नहीं। राइट। आगे बात करते हैं कि वो 30%, ये तो 70% की बात हो गई, जो अगले 30% है उनका क्या है। अगले 30% की बात करते हैं कि दे आर मेडिएटेड थ्रू सो कॉल्ड लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस एंड डिस्चार्ज्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लामा या डामा कहते हैं। इसका मतलब होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल डिवाइस का मतलब, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का मतलब कि व्यक्ति, आप हॉस्पिटल में हैं और आप मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट डिस्चार्ज आपने ले लिया। राइट। आपके डॉक्टर ने अभी आपको परमिशन नहीं दी है कि आप यहाँ से जाएं, अभी आपकी स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है, आप ठीक है, और उसके बगैर, बिना आपके डॉक्टर के परमिशन के आपने, आपने हॉस्पिटल छोड़ दिया। सो दैट इज लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल डिवाइस। डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल डिवाइस यानी कि आपने डिस्चार्ज बिना मेडिकल परमिशन के कर लिया। ठीक है। तो बेसिकली आप बिना डॉक्टर की परमिशन के ही वहां से निकल जा रहे हैं, हॉस्पिटल से निकल जा रहे हैं। सो दैट इज इन मेडिकल साइंस नोन एज लामा एंड डामा। सो ये एथिकली अनजस्टिफाइबल प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें अनप्लान्ड ट्रीटमेंट लिमिटेशंस होती हैं, कोई फॉर्मल शिफ्ट नहीं होता है पैलिएटिव केयर की तरफ, इस वजह से इसको प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आईसीयू रूटिनाइजेशन और लैक ऑफ लीगल क्लैरिटी। अब बात करते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया इन्होंने, आईसीयू रूटिनाइजेशन, यानी कि आईसीयू में जाना एक रूटीन प्रैक्टिस बना दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, हम जानते हैं कि फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपका जीवन बचा पाना संभव नहीं है, बट फिर भी हम अपने जीवन के आखिरी क्षण वहां पर गुजारने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ठीक। तो एक डेफिनेशन की बात करते हैं इसमें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर, एक डेफिनेशन देता है, ऑफिशियल डेफिनेशन, जो हर डॉक्टर्स के ऊपर लागू होती है या हेल्थ सेक्टर के सारे व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है, जिसे कहते हैं ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि देखभाल करने की जिम्मेदारी, देखभाल करने की ड्यूटी जो है, उसको डिफाइन करते हैं। और उस डेफिनेशन का मतलब है टू मिटिगेट सफरिंग, टू मिटिगेट सफरिंग एंड टू क्योर समटाइम्स, रिलीव ऑफन एंड टू comfort always. So when you will elaborate on this, you will find that to mitigate suffering and to cure sometimes, relieve often, and to comfort always is what is the meaning of duty of care. And there is no exception to this rule. This is very clearly mentioned. Right? But what is happening that this is not being practiced in practice. राइट। ये सिर्फ थियरी में है, प्रैक्टिस में जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। कैसे है? वो ये भी कहते हैं ऑथर कि जो रूटिनाइजेशन ऑफ आईसीयू डेथ्स है वो अभी बहुत पुरानी नहीं है हमारे देश में, तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी ही है। इसके पहले आईसीयू में सिर्फ वैसे ही लोग जाते थे जो बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज के साथ अचानक से कभी पहुंचे, उनको ही हम आईसीयूज में लेकर जाते थे।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि इसके पीछे रीजन क्या है। आईसीयू डेथ्स जो नॉर्मल हो रही हैं उसके पीछे जो रीजन देते हैं वो और देते हैं। एक बड़ा रीजन देते हैं सोसाइटी का, दैट इज न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज। यानी कि जो ज्वाइंट फैमिलीज नहीं है, ज्वाइंट फैमिलीज का धीरे धीरे हमारी सोसाइटी से खत्म होना और फैमिलीज का न्यूक्लियराइजेशन होना, यानी कि सिर्फ फैमिली में एक पेरेंट यानी कि माता पिता, उनके एक बच्चे या दो बच्चे, सिर्फ इनका ही परिवार में रहना, इसकी वजह से भी हमारा प्रभाव पड़ रहा है इस बात पर कि रूटिनाइजेशन ऑफ इंटेंसिव केयर डेथ्स, यानी कि आईसीयू डेथ्स जो बढ़ रही हैं इसकी वजह से बढ़ रही हैं। क्यों? न्यूक्लियरेशन ऑफ फैमिली से क्या हो रहा है कि डेथ इज नो लॉन्गर फेमिलियर टू एवरेज पर्सन। यानी कि एक व्यक्ति, फॉर एग्जांपल एक बच्चा 10-12 साल का अगर अपने एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, तो अपने ग्रैंडफादर को, अपने ग्रैंड मदर को या अपने किसी नियर एंड डियर रिलेटिव को जो उसके व्यक्ति में उसके चाचा ताऊ ताई हो सकते हैं, that person is not able to see death। तो व्यक्ति डेथ को देख ही नहीं पा रहा है, वो बच्चा डेथ को देख नहीं पा रहा है। और जब वो व्यक्ति को डेथ को नहीं देख रहा है तो दैट इज नॉट फेमिलियर। और जब आप फेमिलियर नहीं होंगे तो आप फैमिली डेथ के बारे में सोच नहीं पाएंगे, उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे और राइट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे इन केस ऑफ आपको कोई मेजर हेल्थ इशू होता है। लैंसेट, जो कि एक बड़ी प्रेस्टिजियस रिपोर्ट है, एक प्रेस्टिजियस पत्रिका है, उसने एक रिपोर्ट में कहा कि मॉडर्न सोसाइटी हैज बिकम डेथ इलिटरेट। राइट, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, दैट मॉडर्न सोसाइटी हैज बिकम डेथ इलिटरेट। डेथ को लेकर इलिटरेट हो गई है मॉडर्न सोसाइटी। वो डेथ के बारे में ना बात करना चाहती है ना डेथ को बहुत करीब से जानती है। वो डेथ लिटरेसी की भी बात करते हैं। राइट, और वो कहते हैं कि एक सोसाइटी, एक ऐसा समाज दैट इज ब्रेव इनफ टू डिस्कस डेथ एंड डाइंग among friends and family is likely to live empowered to cross the difficult bridge that they come to it। एक तो न्यूक्लियरेशन ऑफ फैमिलीज वजह बताते हैं, दूसरी लैक ऑफ लीगल क्लैरिटी। जो लीगल क्लैरिटी भी हमारे देश में इसको लेकर बहुत ज्यादा नहीं है। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज नो लॉ कवरिंग एंड ऑफ लाइफ केयर। सो देयर इज नो लॉ दैट टेक्स केयर ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। और उसके एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स ही हैं जो रिमेन, जो वैलिड रह जाते हैं। ऐसे में एक जो वर्डिक्ट है, सो एनी एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव left by a mentally competent person will be valid and binding on healthcare professionals। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जब आप मेंटली कॉम्पिटेंट हैं, जब आप मेंटली फिट हैं, उस वक्त अगर आपने कोई एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दे रखा है कि आप की डेथ के वक्त किस तरीके से आपके साथ बर्ताव किया जाए, और आपकी डेथ जब हो रही हो, जब अगर आपको कोई टर्मिनल इलनेस है या जब आप अपने जिंदगी के आखिरी वक्त गुजार रहे हो, तो किस तरीके से आप उस वक्त को चाहेंगे, कहां पर गुजारना चाहेंगे और किस तरीके से चाहेंगे, इस बारे में चर्चा हो रही होगी। तो वो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है। आगे हम बात करें, लैक ऑफ अवेयरनेस की भी बात करते हैं, वो भी एक बिग बैरियर है। और पैसिव यूथनेशिया की भी बात करते हैं। आईसीएमआर ने ये भी कहा है कि जो पैसिव यूथनेशिया वर्ड है वो एक मिसनोमर की तरह काम करता है। इसकी वजह से थोड़े कंफ्यूजन्स भी पैदा होते हैं। यूथनेशिया की अगर बात करें तो यूथनेशिया इन्वॉल्व्स किलिंग। यूथनेशिया में इनका मानना है, आईसीएमआर का कहना है कि यूथनेशिया इन्वॉल्व्स किलिंग इवन इफ द इंटेंशंस आर गुड। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे भी हैं, देन आल्सो यूथनेशिया इन्वॉल्व्स किलिंग। देयरफॉर यूथनेशिया कैन नॉट बी पैसिव, इसलिए यूथनेशिया पैसिव नहीं हो सकता। इनका कहना है कि विद होल्डिंग और विदड्रॉइंग आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट, यानी कि आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को रोक देना या उसको हटा देना इन द फेस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, तब जब ये हमें पता है कि आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इस बात को वो किलिंग नहीं मानते। दैट इज नॉट एक्ट ऑफ किलिंग, इट ओनली अलाउज नेचुरल डेथ। इसको हम डेथ, सिर्फ नेचुरल डेथ ही मानेंगे, इसको हम नेचुरल डेथ को अलाउ करना ही मानेंगे, इसको हम हत्या या किलिंग नहीं मानेंगे। ठीक है। पैलिएटिव केयर और लिविंग विल पे ये आखिरी बात करते हैं। आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7 यानी कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम जो थी 2024 की, वो थी माई हेल्थ माई राइट। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ डिफाइन करता है हेल्थ को फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। राइट, तो ये आपके लिए कुछ ऐसे डेटा हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे आप यूज कर सकते हैं, आप इसको जानकारी में अपने रखिए, ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कहीं। माई हेल्थ माई राइट 2024 का थीम था, ये भी आप याद रखिए। डब्ल्यूएचओ हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है, ये भी आप अपने जीएस 1 के पेपर में यूज कर सकते हैं, आप लिख लीजिए
कि WHO defines health as physical, social and mental well-being and not merely the absence of disease or infirmity, right? एक PIL पढ़ी थी, इस PIL में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसमें 3 जजेस की एक बेंच बैठी थी। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ऑब्जर्व किया है दैट द राइट टू हेल्थ इंक्लूड्स द राइट टू पैलिएटिव केयर, राइट? यानी कि राइट टू हेल्थ इज including the right to palliative care, and I already told you that palliative care means it's a kind of specialized medical care providing relief from pain and other symptoms in case of any serious illness, right? So the author says that let us hope that this results in a rational system in place to allow everyone to live with some dignity during the last few days and allow them to go in peace, right? So in the last paragraph, he says, when the time comes, none of us will have the power to fight for our rights. कहने का मतलब यह है कि जब आखिरी वक्त आता है तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का हमारे पास कोई वक्त नहीं रह जाएगा, ना ही हमारे पास ताकत रह जाएगी, राइट? वो कहना चाहते हैं कि अनटिल अनलेस हमारी इमीडिएट फैमिली के लोग हमारे इस इच्छा से, द पीसफुल डेथ, जो हमारी इच्छा है ऑफ पीसफुल डेथ, उससे कनकर करें, यानी कि उससे वास्ता रखें, तब तक हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपनी इस फ्रीडम को, अपने इस राइट को, राइट? सो इसके आधार पर वो कहते हैं दैट इट वुड बी ग्रेट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बाय प्रिपेयरिंग ए लिविंग विल। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम एक एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव, जब हम मेंटली कॉम्पिटेंट हैं, मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तभी उसी वक्त अगर हमने एक एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव बना दिया, उसको विटनेस, उसमें एक विटनेस भी चाहिए और उसे एक गेजेटेड ऑफिसर से काउंटर साइन भी कराना पड़ेगा, राइट? तब जाकर शायद हमारी फैमिली से भी हम डिस्कस करें और तब जाकर शायद हम अपने राइट टू पीसफुल डेथ की बात कर पाएंगे। सो ये ओवरऑल एक आर्टिकल था जो राइट टू डेथ पे था। ये हमारे लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको एक दो डेटा इसमें बता दिया। मेंस के पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि हमसे बात की जाए कभी कि हाँ, सोसाइटी में डेथ को लेकर डेथ इलिटरेसी हो गई है और ICU डेथ्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं, इसके पीछे क्या वजह हैं, तो ये आप इसको इस तरह से, इस पर्सपेक्टिव से एक बार रख सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है? अगला जो आर्टिकल है वो है हमारे इंडियन लीगल इंडस्ट्री को लेके। इसका मैं आपको ब्रीफली समराइज कर देता हूँ। इसमें ग्लोबलाइजेशन, आप सब जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है, आपके मेंस का सिलेबस भी है ग्लोबलाइजेशन, इसलिए हम इसे डील कर रहे हैं। सो इंडिया की जो जर्नी है ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की, वो पोस्ट 1991 शुरू होती है और स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया एक लीडिंग हब बन रहा है क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स के लिए। और वही वजह है कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में लीगल इंडस्ट्री में भी होना ही होना है, तो क्योंकि तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को ग्लोबलाइजेशन, और फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया जो कि ग्लोबल विलेज बन रही है, तो सारे एस्पेक्ट्स जो है सोसाइटी के, वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित होंगे। आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? सो अगर हम बेसिक ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस जो उसमें एक्ट करती हैं उनकी बात करें, तो एक एडवांटेज जो होता है ग्लोबलाइजेशन का वो है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से प्रभावित नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन, राइट? यानी कि अगर कोई एक चीज अमेरिका में बन रही है तो वो इंडिया में भी आपको मिल सकती है, और इंडिया की कोई चीज आपको अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी मिल सकती है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर देने वाली बात है। अब प्रोटेक्शनिज्म की जो टेंडेंसीज हैं वो यूनिवर्सलिज्म और सिंक्रोनाइजेशन से बदल दी जाती हैं इस ग्लोबलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। सो ब्रॉडर गोल जो होता है वो, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में लॉयर्स की कंडीशंस में बात करें, तो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसमें हम एक दूसरे से हार्मोनियसली और विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स बातचीत कर सकें और हम एक दूसरे का फायदा उठा सकें और एक दूसरे से सीख सकें और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर सके जहां पे हर कोई दूसरे से हार्मोनियस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा हो और एक दूसरे से इंटरैक्ट करने में कोई सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स ना हो, रुकावटें ना हो। इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फॉर्म्स इन इंडिया 2022 बनाया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फॉर्म्स इन इंडिया। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसमें यह कहा गया है कि फॉरेन लॉयर्स को उनके ऑफिसेस सेटअप करने दिए जाएंगे इंडिया में, बट फॉर सम लिमिटेड पर्पसेस, राइट? लिमिटेड पर्पसेस की वजह से ये क्या है, एक
ग्रेटर रोल देगा फॉरेन लॉयर्स को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिट किया है फॉरेन फर्म्स और लॉयर्स को टू प्रैक्टिस ऑन ट्रांजैक्शनल और कॉर्पोरेट वर्क सच एज जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स, acquisitions and intellectual property matters. So these are the domains where the Bar Council of India has permitted registered foreign firms and lawyers to work upon, right? सो ऑन रेसिप्रोकल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर इंडिया में किसी को परमिशन दी जा रही है तो उसे वैसी परमिशन उसके कंट्री में भी मिलनी चाहिए, राइट? सो एक फाउंडेशन ये है कि फॉरेन लॉयर्स जो हैं वो इंडियन कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल्स में या किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे, किसी के सामने अपीयर नहीं होंगे, बट दे आर नाउ परमिटेड टू एडवाइज एंड अपीयर इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केसेस इन इंडिया। अगर कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस है इंडिया में तो वहां पे दे आर अलाउड एंड दे आर परमिटेड टू एडवाइज एंड ऑल्सो टू अपीयर, राइट? ठीक है। एक इंटेंशनली रेगुलेटेड फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि हम इसको जो भी अलाउ कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो हम अपने लीगल इंडस्ट्री पे डाल रहे हैं वो एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और रिस्क दोनों एसोसिएटेड हैं इसके साथ, तो उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो अगर हम इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हाँ, इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी सम इंडियन लॉ फॉर्म्स की थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। कैसे? तो जो हमने रेसिप्रोसिटी की बात की, यानी कि अगर हम किसी को यहाँ पर काम दे रहे हैं, अगर हम किसी को यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं तो वो हमें वहां पर भी अलाउ करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इंडियन लॉयर्स को इंक्रीज्ड एक्सेस मिलेगा लीगल प्रोफेशन में फॉरेन जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, जो इंडियन लॉयर्स हैं उन्हें फॉरेन जुरिस्डिक्शन में एक्सेस ज्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे एक सस्टेन्ड एक्सचेंज होगा ऑफ नो हाउ, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, तो नो हाउ कैसे काम करते हैं, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, इसका एक्सचेंज होगा, नॉलेज का एक्सचेंज होगा। दूसरी चीज, द एंट्री ऑफ फॉरेन फॉर्म्स, इंडिया में अगर फॉरेन फॉर्म्स की एंट्री होगी डेफिनेटली ये कंपटीशन बढ़ाएगा, और कंपटीशन बढ़ाने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और कंपटीशन बढ़ने की वजह से बेटर वर्क कल्चर होगा। बेटर वर्क कल्चर के साथ, कंपटीशन के साथ रेम्यूनरेशन यानी कि जो कॉम्पनसेशन है वो, यानी कि जो फीस है, यानी कि जो पैसे कमाने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, राइट? सो डेफिनेटली ये सब के लिए, यानी कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए इंसेंटिव का काम करेगी, और क्वालिटी ऑफ देयर सर्विस, सर्विस की क्वालिटी है आपके, उसे भी इंक्रीज करेगी, राइट? एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें मिलकर हमें एक इकोनॉमिक लीडर बनने में भी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी हेल्प करेंगे, राइट? लेकिन आप जानते हैं कि सारे लिबरलाइजेशन प्रोजेक्ट के साथ ऑप्टिमिज्म के साथ साथ, इसमें ऑप्टिमिज्म तो होता है बट उसके साथ साथ रिस्क भी होता है, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो हम बैलेंस करके पॉलिसीज को बनाना होता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी बनाई है उसे भी बैलेंस करने की कोशिश की है। सो चूंकि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में ये एक एस्पेक्ट होता है कि रेगुलेशन बहुत ज्यादा कर पाना मुश्किल होता है, तो अनरेगुलेटेड मार्केट के साथ ये दिक्कत होती है। इसी वजह से हम आगे देखते हैं कि डिफरेंसेस इन हाउ इंडियन एंड फॉरेन लॉ फॉर्म्स आर रेगुलेटेड। इसमें अगर हम एक रिस्क की बात करें तो एक बड़ा रिस्क ये है कि इंडियन लॉ फॉर्म और फॉरेन लॉ फॉर्म अपने होम जुरिस्डिक्शन में कैसे रेगुलेट होती हैं, वो एक अनइंटेंडेड डिस्टॉर्शन पैदा कर सकता है, राइट? ऐसा है कि इंडियन लॉयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सॉलिसिटिंग क्लाइंट थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि इंडियन लॉयर्स को मना किया गया है, रोका गया है, ये परमिशन नहीं है कि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्लाइंट ले सकें। बट ये रिस्ट्रिक्शन फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन जुरिस्डिक्शंस में नहीं है, वहां पर आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू ले सकते हैं। सो जो एथिकल रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं लॉयर्स को, फॉरेन क्वालिफाइड जो लॉयर्स हैं, जो इंडिया के जो लॉयर्स हैं, जो एथिकल रूल्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, और हैं भी, वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। सो एक मल्टी जुरिस्डिक्शनल लॉ फॉर्म्स जो होती हैं, बहुत कंट्रीज में काम करती हैं, उनकी मॉनिटरी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, वो कंपटीशन को भी बढ़ा सकती हैं। सो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत केयरफुली रेगुलेट करना पड़ेगा फॉरेन लॉयर्स की एंट्री को इंडिया में, राइट? सो डायलॉग्स, हाँ डेफिनेटली ये एक बड़ी अच्छी बात है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी जल्दबाजी में, किसी हड़बड़ी में नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और वो कहते हैं कि हम लोग अभी कोई
घबरा कर किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते, एंड वी आर ओपन टू डायलॉग और क्रिटिसिज्म। हम बातचीत करने को तैयार हैं, और जितना भी आप इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, जो भी आपको इसमें खामियां नजर आती हैं, रिस्क एसोसिएटेड नजर आते हैं, यू कैन टेल टू अस। आपको भी अगर इसमें कोई जो लॉ बैकग्राउंड के लोग हैं, अगर उन्हें इसमें कोई खामी नजर आती है, तो सजेस्ट किया आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं, राइट। और ये आर्टिकल लिखा है अरुण चावला ने, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज प्लास्टिक सॉल्यूशन। गाइस, हम जानते हैं कि प्लास्टिक कितना नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए। सो प्लास्टिक पोल्यूशन कैन नॉट स्टॉप बाय ट्रीटीज विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव्स, राइट। सो इसमें प्लास्टिक की बात होगी। एक ट्रीटी जो हमने ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी की चर्चा चल रही है, जो ऑलरेडी इन्फोर्स करने के लिए उसमें कई राउंड की मीटिंग्स चल रही हैं, अभी फोर्थ राउंड ऑफ मीटिंग। सो ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है, जो कि तकरीबन 175 यूनाइटेड मेंबर के नेशंस कंट्रीज ने एलिमिनेट करने के लिए यूज ऑफ प्लास्टिक्स एक समझौता तैयार किया है, एक इनिशिएटिव लिया है। इसकी फोर्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशंस अभी रिसेंटली खत्म हुए हैं। इसका गोल क्या है? द गोल ऑफ द ट्रीटी इज टू फाइनलाइज अ लीगल डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ 2024। 2024 के अंत तक एक लीगल डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करना, विथ टाइमलाइंस के साथ, बाय विच कंट्रीज मस्ट एग्री, बाय व्हेन कंट्रीज मस्ट एग्री टू कर्ब प्लास्टिक प्रोडक्शन। सो इसमें गोल ये है कि बाय द एंड ऑफ 2024 इट इज सपोज दे आर ट्राइंग टू फाइनलाइज अ लीगल डॉक्यूमेंट with timelines that the plastic production will be curbed by the countries. They want to eliminate its uses that create wastage. So किसी ऐसे तरीके का कोई use जो wastage create करता है प्लास्टिक में, that they want to eliminate. They want to ban certain chemicals used in its production and set targets for recycling. So these are the four basic components which is being talked about at this place. बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई एग्रीमेंट अभी सामने हमें दिख नहीं रहा है। इट अनदर राउंड ऑफ निगोशिएशंस। आप एक चीज और ध्यान रखिए कि बुसान, ये आपसे कई बार पूछ लेते हैं पेपर में कि बुसान एक जगह है, वो कहाँ है? तो बुसान साउथ अफ्रीका, बुसान, I'm सॉरी, साउथ कोरिया में एक जगह है, जहाँ पे अगले राउंड की निगोशिएशन शेड्यूल्ड है इस नवंबर, राइट। सो प्राइमरी हर्डल्स क्या है इसमें? अगर हम एग्रीमेंट में नहीं आ पा रहे हैं सारी कंट्रीज, तो क्या प्राइमरी हर्डल्स हैं? प्राइमरी हर्डल पहली है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हर्डल क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग और रिफाइनिंग कंट्रीज जो हैं दुनिया की, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएसए, रशिया, इंडिया और ईरान, ये रिलक्टेंट है इस बात को लेकर कि कोई हार्ड डेडलाइंस ना दिया जाए हमें प्लास्टिक प्रोडक्शन खत्म करने के लिए, राइट। क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में और ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक्स यूज किए जाते हैं। सो कोई हार्ड डेडलाइन के ये उसमें नहीं है कि कोई हार्ड डेडलाइन हमें ना दी जाए। अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। वो इस फेवर में है कि बाय द अराउंड 2040, वो कह रही है कि 2040 के अराउंड हमें एक टाइमलाइन दिया जाए रिडक्शन के लिए, कि हम उसका जो इफेक्ट है उसको कम करेंगे, जो यूज है प्लास्टिक का उसको हम कम करेंगे। वो 2040 का टाइम मांग रही है। और डिसएग्रीमेंट इसलिए भी नहीं बन पा रहा है, डिसएग्रीमेंट इसलिए भी है, एग्रीमेंट इसलिए भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि जो भी डिसीजन लिए जाए वो वोट से लिए जाए या कंसेंसस से लिए जाए। वोट कर कर हम किसी फैसले पर पहुंचे, या कंसेंसस का मतलब सबको हम एक साथ तैयार करके सबको समझाकर कंसेंसस ड्रॉ कर पाए कि सब लोग किसी बात पर एग्री कर पाए। इंडिया के ओपिनियन की बात कर लेते हैं। सो इंडिया के ओपिनियन में, इंडिया भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है बाइंडिंग टारगेट्स को लेकर। पहला तो ये है कि एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट अगर होगा तो ठीक है, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ अगर हमें प्लास्टिक कर्ब करने को या बैन करने को कहा जा रहा है, तो हमें उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर हम प्लास्टिक खत्म करेंगे तो हमें उसके लिए अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव भी चाहिए होगा, जिसमें कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, स्पेसिफाइंग अरेंजमेंट्स, इन सब की बात हो। चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, चाहे टेक्निकल असिस्टेंस की बात हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। और ये लैंग्वेज सिर्फ इंडिया की प्रोपोनेंसी में नहीं है, और इंडिया ये भी कह रहा है कि हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम कई बार इसको देखते हैं।
सो ये मतलब ये होता है कि हमारा एंड गोल तो कॉमन है, यानी कि कॉमन है हमारी गोल, या जिस भी लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं, बट उस लक्ष्य की तरफ जाने के लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग देश की अलग अलग होगी, क्योंकि कुछ देश डेवलप्ड हैं तो उन्हें कुछ काम करने पड़ेंगे, बट जो डेवलपिंग है उन्हें कहीं ना